नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का आयात करने का फैसला लिया है। इसके तहत 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात किया जाएगा। इसके साथ ही 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जाएंगे। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं और इन राज्यों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। यही नहीं, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की संस्था हाफकिन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की प्रोडक्शन की इजाजत भी दी है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए केंद्र से इजाजत मांग रही थी। पाकिस्तान में पाबंदी से बौखलाए तहरीके लब्बैक के समर्थकों ने पुलिस वालों को पीटने के साथ ही कई शहरों में उत्पात मचाया। हिंसा फैलाने की वजह से इस संगठन पर इमरान सरकार ने एक दिन पहले ही बैन लगा दिया था, जिस पर तहरीके लब्बैक के समर्थक आपे से बाहर हो गए और उन्होंने लाहौर में एक पुलिस वाले पर अपना गुस्सा उतारा। उसे बुरी तरह पीटने के बाद उन लोगों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर वहां नारे लगाने लगे। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। इसके साथ ही कई जगहों पर आगजनी कर इस संगठन के समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया। यही नहीं, सड़कों पर कोहराम मचाने के दौरान उन लोगों ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो कुछ जगहों पर पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने हवा में इतनी गोलियां चलाई कि पूरा शहर कांप उठा। हालांकि इसके बावजूद कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। खबर है कि पुलिस और तहरीके लब्बैक के समर्थकों के बीच हुई झड़प की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी के फर्जी मामले में फंसाने के पीछे किसका हाथ था, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया गया। सीबीआई को 3 महीने में ये जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को भी गोपनीय रखने का आदेश दिया। इस कमेटी की रिपोर्ट में कोर्ट ने पाया कि इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी के फर्जी मामले में फंसाया गया था, जिसमें कुछ अधिकारियों के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। इसरो के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे नंबी को 1994 में जासूसी के फर्जी मामले में फंसाया गया था, मगर वो 2 साल बाद बरी हो गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। कोरोना के कहर से देश भर के शमशान घाटों पर शवों का अंबार लग गया, जिसकी कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से सामने आई, जहां एक शमशान घाट पर एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां अंतिम संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी हुई थी। कम वक्त में ज्यादा शवों को मिट्टी में विलीन करना था। कुछ इसी तरह के हालात गुजरात के सूरत में भी देखने को मिले, जहां एक शमशान घाट पर लगातार शवों का अंतिम संस्कार होने से लकड़ियों की कमी होने लगी। प्रमाण में लाशो અત્યારે આવે છે ને જલાવ લાકડાનો પણ મોટો ભાગનો સ્ટોક ખતમ થયો છે। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक शमशान का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शव एक साथ जलते दिखाई दिए। कहा जा रहा है ये शव कोरोना मरीजों के थे, जिनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के कहर के बाद कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है, जिसकी एक तस्वीर विक्रम नगर इलाके में मौजूद दिल्ली के सबसे बड़े जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम से सामने आई, जहां खुदाई करने वाली एक मशीन काम करती दिखाई दी ताकि ज्यादा से ज्यादा शवों को दफनाने के लिए जगह मिल सके, क्योंकि वहां शवों को दफनाने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों ने बताया कि बीते 10 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों को वहां दफनाया जा चुका है। पहले ही इस कब्रिस्तान में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए अलग जगह बना दी गई थी, जो कि कब्रिस्तान कमेटी को कम पड़ती दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में तो मैं ये कहूँगा तकरीबन 200 लोगों की जगह है, बाकी जैसी भी अपना काम कर रही है, जगह बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज कोलकाता में सभी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है। आज दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना के बढ़ते खतरे पर बात होगी। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से सभी दलों को कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा जाएगा। बंगाल में अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में भी कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वहां एक दिन में
6000 से ज्यादा नए मरीज मिले तो 24 घंटों में 22 लोगों की मौत भी हुई। इस बीच ममता बनर्जी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से बंगाल में हुए चुनाव को एक ही चरण में करवाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोरोना की महामारी को देखते हुए हम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करते हैं। अब जबकि कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसको देखते हुए हमारी चुनाव आयोग से अपील है कि बचे हुए चरणों को एक ही बार में करवाया जाए। इससे लोग कोरोना की चपेट में आने से बच जाएंगे। कोरोना के कहर से बेहाल महाराष्ट्र में सख्त कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस वालों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर ट्रैफिक कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। कई अहम सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी बड़ी वजह रही पुलिस की चेकिंग। पुलिस वाले ये देखने के लिए तैनात रहे कि घरों से निकले लोग वाकई जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं या गैर जरूरी कारणों से घर से निकले हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दहिसर चेक नाका के पास करीब 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें हैं दहिसर चेक नाका के पास, जहाँ पर पुलिस वाले हर व्यक्ति को चेक कर रहे हैं कि क्या वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं। मुंबई की सीमाओं पर भी ट्रैफिक जाम की हालत ऐसी ही रही। मुंबई और ठाणे की सीमा पर भी गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। पुलिस ने 3 चरणों की चेकिंग के इंतजाम किए। हर गाड़ी को रुकवा कर दस्तावेजों की जांच की गई। शायद पुलिस को भी ये अंदाजा नहीं था कि कर्फ्यू लगने के बाद ट्रैफिक आम दिनों से भी ज्यादा हो जाएगा। इतना ट्रैफिक जो है आज, जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब भी देखने को नहीं मिला था मुंबई में, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर नजर आई है ये बताने के लिए काफी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं। मुंबई के अंदर भी अहम जगहों पर इसी तरह की चेकिंग के इंतजाम किए गए। लोग भी जिस तरीके से जागरूक होना चाहिए उस तरीके से मुंबई में नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 मई तक सख्त कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका मकसद कोरोना की चेन को तोड़ना है। राजस्थान में धर्म स्थल बंद कर दिए गए। कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सभी धार्मिक जगहों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। सरकार की सख्ती सुबह 6 बजे से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। इसके लिए कई बड़े मंदिरों के बाहर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। 29 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। इसी वजह से सरकार ने सख्ती का फैसला किया है। पूरे राजस्थान में सुबह 6 बजे से सभी धर्म स्थल बंद रहेंगे। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का लोगों ने भी स्वागत किया। हाँ बिल्कुल, सावधानी की जरूरत है, इससे बच के रहना है पहले से ज्यादा। कोरोना खतरे की वजह से 21 अप्रैल से मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 अभी बंद रहेगा। इसके बाद सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल 2 पर ही उतरेंगी और वहीं से उड़ान भरेंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से किसानों, टैक्सी ड्राइवर, फूल और मछली बेचने वालों को भी आर्थिक मदद देने की मांग की। दिल्ली के पास नोएडा में अब रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की भी कोरोना जांच हो सकती है। बॉर्डरिंग एरियाज में भी टेस्टिंग और शीघ्रता से शुरू किया जाएगा। बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी बीजेपी के दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 रैली और 2 रोड शो करेंगे। इसके साथ ही वो एक टाउन हॉल मीटिंग भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक रैली, 2 रोड शो और 2 टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी एक रोड शो और 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के ओहायो में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक को जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना पुलिस वालों के शरीर पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और आरोप है कि उस आदमी के पास पिस्तौल देखे जाने की शिकायत के बाद पुलिस उससे वहां पूछताछ करने पहुंची थी और छानबीन के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो मारा गया। इस दौरान पूरा अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इससे पहले वहां मौजूद पुलिस वाले कई बार उस आदमी को सरेंडर करने की चेतावनी देते दिखाई दिए। इससे ठीक पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती उस आदमी से पुलिस वाले पूछताछ करते नजर आए। उसके कपड़े की तलाशी भी ली गई। बताया गया कि जब उसने पूछताछ में साथ नहीं दिया तो पुलिस ने उसे बिजली के झटके भी दिए। इस दौरान वो और एक और पुलिस वाला नीचे गिर गया, तभी उस आदमी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और इसके बाद हुई कार्रवाई में उसकी जान चली गई। यूपी के आगरा में पंचायत चुनाव के समय एक बूथ पर बदमाश मतपेटियों को लूटकर फरार हो गए।
खबर है कि इस घटना से पहले वहां 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच फर्जी वोटिंग के आरोप पर बहस भी हुई थी, जिसके बाद कुछ बदमाश आए और मतपेटियों को लूटकर भाग गए। इस घटना की खबर मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया। तुरंत ही मौके पर पुलिस के साथ कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने मतदान केंद्र का जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन बदमाशों को पकड़ने में जुट गए। इस बूथ पे चूंकि अभी प्रभावित हुआ है और इन्होंने मतपेटिका को लेके गए हैं, इस पे हम पुनः रिपोल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची कांड का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। सीतलकुची में 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसका एक वीडियो अब सामने आया, जिसमें बूथ नंबर 126 पर मतदान के दौरान लोग भारी हंगामा करते दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा बल के जवान उन्हें समझाते दिखे, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के हाथों में डंडे और धारदार हथियार नजर आए। इसी हंगामे के बीच गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस फायरिंग के बाद तो वहां के हालात बिगड़ते चले गए। लोगों पर खून सवार हो गया और वो सुरक्षा बल पर हमला करने की कोशिश करने लगे। कई महिलाओं को भी इधर उधर भागते देखा गया। वही फायरिंग में मारे गए लोगों के पास भी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद कुछ लोग सुरक्षा बल के जवानों के पीछे भागने लगे। वही मतदान केंद्रों पर भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। जो ये वीडियो आया है उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सीआईएसएफ ने जो कार्रवाई करी वो आत्मरक्षा में थी। ममता बनर्जी को प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। सीतलकुची में मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों ने उस दिन किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कोरोना संकट के बीच गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने लॉकडाउन की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि लॉकडाउन से कोरोना से निपटा नहीं जा सकता है। गुजरात में लॉकडाउन हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि न तो इसकी कोई ज़रूरत है और न ही ये कोरोना को ख़त्म करने की उसमें से कोई समाधान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। वहां 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग सड़कों पर बेवजह घूमते मिले, उन्हें शहर के एसपी सचिन शर्मा और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान इन अधिकारियों के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही। ये लोग एक जगह खड़े हो गए और हर आती जाती गाड़ी को रोका। जो फिजूल में घर से बाहर मिला, उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी लाठियों से खूब पिटाई की। कुछ लोग ऐसे भी उनके हत्थे चढ़े जिन्हें पहले सड़क पर मुर्गा बनाया गया और फिर उसके बाद उन्हें डंडे भी मारे गए। आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। पश्चिम बंगाल में जनता से वोटों की अपील के लिए प्रचार और तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी आज 4 जनसभाएं करेंगी, तो उनके भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी एक जनसभा और रोड शो करेंगे। बिहार के चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट आज लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। मुंबई के संदिग्ध कार मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के साथी रियाज काजी को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोरोना मरीजों से लापरवाही पर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जो अस्पताल कोरोना के मरीजों को भर्ती करने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। बंगाल के बीरभूम में एक बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया, जिसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना दिया। हरियाणा के रोहतक के गांव में छापा मारकर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस के मुताबिक शराब के एक ठेके के पीछे 2 कमरों में छिपाकर 1000 शराब की पेटियां रखी गई थी, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। स्पेन के तालोदो में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कई फैक्ट्रियों में आग लग गई और ये बताया गया कि आग सबसे पहले एक कुरियर कंपनी के गोदाम में लगी और इसने जल्द ही आसपास की कई फैक्ट्रियों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में आग की भीषण लपटें इमारतों को घेरे नजर आई। हर तरफ आग की लपटें उठती दिखाई दी। इस भीषण आग की वजह से फैक्ट्रियों से काला धुआं उठने लगा, जो कि आसमान में बादलों की तरह छा गया। खौफ से भर देने वाला ये मंजर काफी दूर से भी साफ देखा जा सकता था।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस घटना वाली जगह पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाने में भी जुट गए, लेकिन इतनी भीषण आग को बुझा पाना आसान नहीं था। इसलिए तबाह कर देने पर आमादा इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कई लोग जूझते नजर आए। भीषण आग की वजह से कई फैक्ट्रियों की इमारतें तक ढह गई, लेकिन लपटें नहीं बुझी। इसके बाद बेहद करीब से उन लपटों पर पानी की बौछार की गई। काफी मेहनत के बाद दमकल विभाग के लोगों ने फैक्ट्रियों में लगी इस आग को बुझा लिया। इस पर काबू पाने में काफी वक्त लगा, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस घटना में सब लोग सुरक्षित रहे। हालांकि फैक्ट्रियों के मालिकों को आग से भारी नुकसान पहुंचा। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। कोरोना की वजह से बढ़ाई गई सख्ती ने लोगों के काम धंधों पर असर डालना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी में गंगा नदी में नाव चलाकर अपना पेट पालने वालों का है। वहां घाटों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। नाव चलाने वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से पर्यटकों का आना लगभग बंद ही हो गया है। साथ ही गंगा आरती भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से वाराणसी के लोगों का भी घाटों पर आना कम हो गया है। नाव चलाने वालों का कहना है कि उनकी कमाई पहले से आधी भी नहीं रह गई है। घाट पे पर्यटक एकदम आना बंद हो चुके हैं। जो लोकल थे वो भी आना बंद हो चुके हैं। शासन प्रशासन का निर्देश नहीं है कि घाट पे लोकल पब्लिक भी आके बैठ सके या नाव पे बोटिंग कर सके या गंगा आरती देख सके। गंगा आरती भी यहाँ की बंद हो चुकी है। सिंगल आरती होती है। कोई पर्यटक यहाँ गंगा आरती स्थल पे नहीं बैठ के गंगा आरती देख सकता है। ये शासन का निर्देश, प्रशासन का निर्देश है। ये लॉकडाउन के कारण जो है पर्यटक आना कम कर दिए, एकदम नहीं के बराबर है। हम नाव वाले इस समय किस तरह से जी रहे हैं और उसकी हाल हम ही लोग जान रहे हैं। बहुत किस तरह से कठिनाई में हम लोग झेल रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका निकाला। इसके लिए यमराज और यमदूत की वेशभूषा में कुछ कलाकारों को सड़कों पर उतारा गया, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के बीच पहुंचे। राजधानी के नेहरू प्लेस इलाके में मौजूद एक बाजार में ये कलाकार घूमते नजर आए। मकसद साफ है कि लोग इस बीमारी से डरें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यमराज और यमदूतों की वेशभूषा में 3 कलाकार वहां घूम रहे लोगों के बीच पहुंचे। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे। इस दौरान इन कलाकारों ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कोरोना के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। इस अभियान की शुरुआत करने वाले साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी ने ये साफ कर दिया कि कोरोना नियमों को जो नहीं मानेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर लोग कोई वायलेशन करते हैं तो यमराज के सामने ही उनका चालान भी होगा। बाजार में कलाकार पहुंचे तो लोगों ने उनकी तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली, लेकिन ये कलाकार लगातार अपने काम में जुटे रहे। राजस्थान के जोधपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री आग की भीषण लपटों में घिर गई। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई। लेकिन ये इतनी भयानक थी कि उसने चंद मिनटों में ही फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। उस फैक्ट्री के अंदर लकड़ी के बने फर्नीचर थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने खतरनाक रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी। उससे निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। ऊंची लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी भी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फैक्ट्री में लगी आग को दमकल विभाग के लोगों ने बुझा दिया। इस हादसे में उस फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। एक दूसरे को आंखें दिखा रहे रूस और उसके पड़ोसी यूक्रेन में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। एक दिन पहले रूस की सेना ने अभ्यास करके अपने तेवर दिखाए, तो इस बार यूक्रेन ने मिलिट्री ड्रिल का वीडियो जारी करके ईंट का जवाब पत्थर से देने के अपने इरादे जता दिए। और एक अज्ञात जगह पर उसके टैंकों की टुकड़ी मैदान पर दौड़ती नजर आई। वीडियो में तोपों से ताबड़तोड़ गोले दागकर यूक्रेन के सैनिक दुश्मन के छक्के छुड़ाने का अभ्यास करते भी दिखे। पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लगे अपने बॉर्डर और दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बने क्राइमिया में अपने फौज की तैनाती काफी ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में मिलिट्री ड्रिल का वीडियो जारी करके यूक्रेन ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जवानों से ड्यूटी पर सावधानी बरतने की अपील की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अपने सभी पुलिस वालों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने अपने जवानों से सावधानी बरतते हुए ड्यूटी करने की अपील की। साथ ही एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई पुलिस वालों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोरोना वायरस से अपना बचाव भी करना होगा।
मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने कोरोना वायरस पर बोलते हुए एक संवेदनहीन बयान दे दिया। ये विवादास्पद बयान उन्होंने राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों से जुड़े सवाल पर दिया। मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। जिसके बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमले तेज कर दिए। कमलनाथ ने सरकार पर जानबूझकर कोरोना के बेहद कम टेस्ट करवाने का आरोप लगाया। इनकी उम्र हो जाती है, उनको जाना पड़ता है, ये सही है, पर कोविड के कारण जाना पड़ता है, इसका जवाब नहीं है, इसीलिए ये कोविड टेस्टिंग नहीं कर रहे। ओडिशा में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टालने का फैसला लिया गया। साथ ही वहां 19 अप्रैल से सभी स्कूल और हॉस्टल बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने घर पर पानी की मोटर चलाने की कोशिश कर रही थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना मरीजों के शवों को कचरे की गाड़ी में ले जाने का आरोप लगा। हालांकि इस बारे में जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो वो एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालते नजर आए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोरोना मरीज की मौत पर जिला अस्पताल सवालों में आ गया। आरोप है कि अस्पताल के कोविड वार्ड में तैनात एक कर्मचारी ने इस मरीज से ऑक्सीजन सपोर्ट हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिसके बाद उस मरीज की हालत बिगड़ने लगी। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां मौजूद एक आदमी उस मरीज के पास से ऑक्सीजन की मशीन को ले जाता दिखाई दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद वो मरीज सांस लेने में हो रही तकलीफ से जूझता नजर आया। काफी देर तक वो अपने बिस्तर पर बैठकर तड़पता रहा। बताया गया कि इसी बीच उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दे दिए। किसी की भी मृत्यु हम सबको हिला देती है। सीसीटीवी कैमरे के बाद क्या तथ्य है, इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ही मोर्चा खोल दिया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि संगठन के आतंकी अपने दबदबे वाले इलाकों में गश्त करने वाले 15 पुलिस वालों को पीट चुके हैं और उनकी मोटरसाइकिल छीनकर पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दी है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर जाकर लड़ने वाले आतंकवादियों को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने धमकाया और उन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से अलग होने को कहा। साथ ही उन्हें अपने संगठन में शामिल होने के लिए जोर दिया और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा खबर है कि इमरान सरकार के लिए सिरदर्द बना रहा ये संगठन बड़ी संख्या में बच्चों की भर्ती कर रहा है ताकि उन्हें आत्मघाती हमलावर बना सके। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच मारपीट हुई। बताया गया कि चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे दो प्रत्याशियों के समर्थकों में किसी मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान वो लोग मतदान केंद्र के अंदर ही एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कोई गुट किसी से हार मानने को तैयार नहीं दिखा। हालांकि पुलिस के साथ वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लड़ते लड़ते दोनों गुट मतदान केंद्र से बाहर चले गए। हालात बिगड़ता देख वहां पुलिस के और जवानों को बुलाकर तैनात कर दिया गया, जिसके बाद यह हंगामा शांत हुआ और वोटिंग दोबारा शुरू कराई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पाबंदियों के बावजूद डांस पार्टी का आयोजन किया गया। आरोप है कि ये आयोजन पंचायत चुनाव के प्रचार में वोटरों को लुभाने के लिए किया गया, जिसके वीडियो के सामने आते ही हड़कंप मच गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक लड़की भारी भीड़ के बीच संगीत की धुन पर डांस करती हुई दिखाई दी। इस बीच वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क पहनना जरूरी समझा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। वो लोग एक दूसरे से बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि इस कार्यक्रम का आयोजन एक पंचायत मेंबर प्रत्याशी ने किया था। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी प्रत्याशी समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की भारत में नशा पहुंचाने की साजिश का भंडाफोड़ किया। दोनों एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन ने समंदर में एक पाकिस्तानी नाव को धर दबोचा और उससे 30 किलो हेरोइन अपने कब्जे में ली, जिसे लेकर पाकिस्तान की नाव कराची से निकली तो थी गुजरात के जखों में नशे की खेप पहुंचाने के लिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही उसकी साजिश की भनक लग गई और फिर जैसे ही पाकिस्तान का झंडा लगी नाव भारतीय सीमा में दाखिल हुई, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने अपनी बाजुएं चढ़ा ली।
नाव दिखते ही इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज उसके ऐसे पीछे पड़ा कि उस पर सवार 8 पाकिस्तानियों को दिन में तारे दिखने लगे। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने हथियार डाल दिए। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है, तभी तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम किया जाता रहा है। नाव पकड़ में आते ही उसे किनारे पर लाया गया और फिर उसका कोना कोना छान मारा गया। The boat along with the 8 Pakistani national being brought to the Indian port. बताया गया पाकिस्तानी नाव से जब्त हुई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 300 करोड़ रुपए है। अब एजेंसियां 8 पाकिस्तानियों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया। यूपी के 10 जिलों में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया। अब कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इस सूची में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत 10 जिले शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहां 2000 से ज्यादा कोरोना मामले हैं। रात 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। महाराष्ट्र में 1 मई तक कड़ी पाबंदियां लागू होने के बाद मुंबई में रहकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हजारों लोगों ने गांव लौटना शुरू कर दिया। इसके लिए रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भीड़ उमड़ने लगी, जिसकी एक तस्वीर बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जहां एक टिकट काउंटर पर लोगों की लंबी कतार दिखी। पीछे कतार देख रहे हैं, ये टिकट रिजर्वेशन करवाने की कतार है। लोग जल्द से जल्द अपने गाँव जाना चाहते हैं। इन लोगों ने बताया कि टिकट खरीदने के लिए भी उन्हें भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सुबह से आए हैं, 8 बजे खड़े हैं। पर नहीं, टिकट बुक नहीं हुई है। अभी तो नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी नेता नूरमान शेख पर लेफ्ट की उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। दावा है कि टीएमसी नेता ने लेफ्ट प्रत्याशी श्यामली प्रधान को हाथ काटने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस ने असम से आए कुछ उम्मीदवारों की मेजबानी की, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ सरकार के पास में ऐसी कौन सी बात आ गई कि वो आज कोरोना से प्रभावित लोगों की चिंता न करके आसाम से आए हुए लोगों की खातिरदारी में लगा हुआ है। बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी असम में बहुत बुरे कदर से चुनाव हार रही है और उसकी खींच भाजपा प्रवक्ता के बयान से सामने आ रहा है। राजस्थान के धौलपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने कपड़ों के एक शोरूम के अंदर घुसकर जमकर मारपीट और लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग वहां कपड़ा खरीदने पहुंचे थे, लेकिन कीमत को लेकर उनका दुकानदार से विवाद हो गया, जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग अपने साथियों के साथ वहां आ धमके और शोरूम में धावा बोल दिया। डंडों, लोहे की रॉड और दूसरे हथियारों से लैस इन बदमाशों ने घुसते ही काउंटर पर कब्जा जमा लिया और वहां रखा कैश लूट लिया। हमलावरों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। एक आदमी तो वहां मौजूद महिला कर्मचारी को भी डंडे से पीटता नजर आया। बवाल होता देख शोरूम में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया गया कि ये पूरा विवाद कपड़ों की कीमत पर शुरू हुआ। कपड़ा देके अब जी ठहरे 1000 रुपए लगा ले तो इनते बोले 14 रुपए कम नहीं आएंगे। बाद में शोरूम के मालिक ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर ने आरटीपीसीआर टेस्ट के सही नतीजे न दिखाने की खबरों पर सफाई दी और दावा किया कि शरीर में कोरोना का पता लगाने के लिए ये टेस्ट सबसे कारगर है। ये बोलना गलत रहेगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट अभी SARS-CoV-2 को पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इसका सेंसिटिविटी 100%। कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लीजिए, कभी 100% सेंसिटिव नहीं होते हैं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल किसी तरह कारोबार पटरी पर आया था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदियों से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़नी तय है। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है।
अच्छा और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और ये वीडियो दिल्ली के ख्याला का है, जहां बुधवार की सुबह एक झगड़े की खबर मिलने पर हेड कांस्टेबल रामचंद्र घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन अचानक बात बिगड़ गई और लोगों ने हेड कांस्टेबल रामचंद्र को ही घेर लिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बवाल ऐसा बढ़ा कि लोग वर्दी का लिहाज भी भूल गए। रामचंद्र को घेरकर भीड़ ने घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वो अकेले दिखे और उन्हें घेरकर मारने वाले करीब 10 लोग दिखे। मारने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटने का ये वीडियो सन्न कर देने वाला था, इसलिए इसे वायरल होने में देर नहीं लगी। हालांकि मामला बढ़ते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से भी एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो 1 अप्रैल का है। जिस पुलिस वाले की पिटाई हुई उसे इलाके के ही एक कारोबारी की सुरक्षा में तैनात किया गया था, लेकिन उसकी किसी बात पर कारोबारी के परिवार वालों से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहे लोग पुलिस वाले को बेरहमी से पीटते नजर आए। पिटाई कर रहे लोगों ने पुलिस वाले पर ड्यूटी में शराब पीकर आने और घर वालों के साथ हाथापाई का आरोप भी लगाया। एक आदमी ने पुलिस वाले का गला पकड़ा हुआ था और इस दौरान उसने उसका सर दीवार पर दे मारा। जब इतने से ही मन नहीं भरा तो उसने पुलिस वाले पर लातों और थप्पड़ों की बौछार कर दी। पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश में उन्हें समझाता नजर आया। गुरुजी, सही नहीं हो रहा है। लेकिन पिटाई करने वाले लोगों पर उसकी गुहार का कोई असर नहीं पड़ा। वो उसे लगातार बेरहमी के साथ पीटते रहे। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी बनाया गया, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। निरंजनी अखाड़े ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हरिद्वार में हो रहे कुंभ से वापसी का ऐलान कर दिया। निरंजनी अखाड़े के सचिव के मुताबिक बढ़ते कोरोना की वजह से अखाड़े ने फैसला लिया है कि उनके लिए 17 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। निरंजनी अखाड़े ने दूसरे अखाड़ों से भी कुंभ खत्म करने की अपील की और कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हित में मेले का समापन हो जाना चाहिए। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक 27 अप्रैल को महाकुंभ का शाही स्नान बचा है, जो इस महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा। लेकिन इसके लिए ज्यादातर संत इस बात पर सहमत हैं कि 27 अप्रैल को वो केवल सांकेतिक स्नान ही करेंगे। कोई समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। देश में कोरोना से मरने वालों की गिनती नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन कुर्नूल में लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सरकारी आदेशों का भी कोई लिहाज नहीं है। ये मौका था उगादी उत्सव का, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़े उत्सव में एक माना जाता है। इस उत्सव के बाद गांव में बरसों से गोबर युद्ध खेलने की परंपरा है और सैकड़ों की भीड़ एक दूसरे पर गोबर फेंकने का खेल खेलने के लिए जुट गई। जहाँ तक नजर जाए लोग ही लोग दिखने लगे। भीड़ में हर इंसान पूरी तरह बेपरवाह और बेफिक्र दिखा। एक दूसरे की पीठ पर हाथ टिकाए लोग जुटे रहे। जिसे मौका मिल रहा था वो सामने वालों पर गोबर उछाल उछाल कर फेंक रहा था। सामने से आ रहे गोबर से बचने के लिए एक दूसरे के पीछे छुपकर खड़े दिखे। साफ सफाई तो भूल ही जाइए, ऐसा लगा कि जैसे इस गाँव के लोगों ने कभी मास्क का नाम भी न सुना हो। सड़क पर भीड़ के बाद सड़क के दोनों ओर बने घरों की तस्वीरें और भी हैरान करने वाली थी। छतों पर इतनी भीड़ कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। छतों पर जमा लोग भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार, बस किसी तरह इस गोबर वाले खेल की एक झलक देखने को मिल जाए। ये वही आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां बुधवार को एक दिन में कोरोना के 4000 मरीज मिले थे, लेकिन आस्था के नाम पर लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। मान्यता है कि भगवान वीरभद्र स्वामी को एक दलित लड़की से प्रेम हुआ था, लेकिन उनकी शादी का जबरदस्त विरोध हुआ था।
उस वक्त दोनों तरफ के लोगों के बीच गोबर से बने उपलों की जंग हुई थी, जिसके बाद शादी पर सहमति बन गई थी। तब से हर साल यहाँ गोबर युद्ध भी होता है और प्रतीक के तौर पर भगवान वीरभद्र स्वामी की शादी भी होती है। इस बार भी महामारी की परवाह छोड़कर पूरा गांव यहाँ जुट गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बचा। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों की अनदेखी नजर आई। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग बेपरवाह हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां लोग कोरोना के नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। स्टेशनों की बात करें तो फिलहाल हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग जो है सावधानी बरते। यहाँ देखिए लोग किस तरह से बिना मास्क के बैठे हुए हैं। वहीं जब इस लापरवाही पर पूछा गया तो कई लोग बहाना बनाने से भी बाज नहीं आए। मास्क तो लगा ही रहे हैं। तो कैमरा देख के कैमरे में रिकॉर्ड है, झूठ बोल रहे हो। झूठ ना बोले, दम फूल जा रही है। मास्क तो लगा ही रहे हैं। आपने भी कैमरा देख के मास्क लगाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आईपीएल में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें कुछ दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद वहां उनकी सर्जरी की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह के सभी कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वो अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे थे। इसके बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सुनवाई रोकनी पड़ी और फिर पूरे घर को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 की विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली में हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस बीच जरूरी सेवाओं को इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी, जिसके लिए पास जारी किए जाएंगे। वहीं शादियों पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कर्फ्यू पास लेना होगा। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम को हफ्ते के 7 दिन अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के हिसाब से खुले रह सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर घर मंगवाया जा सकता है। वहीं अलग अलग इलाकों में वीकेंड पर लगने वाले बाजार भी बारी बारी से खुलेंगे। ये कदम दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के मकसद से उठाया। वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश पर कोरोना नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा, वो भी तब जब वहां कोरोना से कोहराम मचा है। मंत्री ममता भूपेश अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में दौसा पहुंची और जैसे ही वो मंच पर पहुंची, लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोग लॉकडाउन के नियम कायदे सब भूल गए। ममता भूपेश के वहां पहुंचते ही लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। इससे पहले वो सैकड़ों महिलाओं के साथ शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। इसके बाद तो लोग और ज्यादा बेपरवाह हो गए। सभा की भीड़ में ज्यादातर लोगों के पास ना तो मास्क था और ना ही वहां बैठते वक्त उन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई। इतना ही नहीं, जब मंत्री बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंची तो वहां भी लोगों में नियमों को ताक पर रखकर उनके पास पहुंचने की होड़ लगी रही। इंदौर में कोरोना के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मरीजों के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक इंजेक्शन को 10-10 हजार रुपए में बेचते थे। कोरोना की वजह से दार्जिलिंग में फलों के व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनके फलों की बिक्री में गिरावट हो गई। भारतीय रेलवे के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई के सीएसटी स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। आज ही के दिन 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था। यूपी के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 250 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। जो भी अभी तक इनसे पूछताछ की जो कार्रवाई है वो चल रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के समस्तीपुर में बीच सड़क पर एक तेल टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेल टैंकर से अवैध तरीके से तेल निकाला जा रहा था, तभी उसमें आग लग गई। इस बीच वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू होने के बाद भी मंडियों में कोरोना नियमों का मजाक बनाया गया। उद्धव सरकार ने एक दिन पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के साथ ही धारा 144 लागू कर दी थी। लेकिन सब्जी मंडियों में कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। मुंबई के पास भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई थी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद वहां सब्जी बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। सोलापुर से तो और डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां की सब्जी मंडी में किसी आम दिन की तरह चहल पहल दिखी। ऐसे माहौल में लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। मुंबई की सब्जी मंडियों में भी बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे। दादर इलाके से सामने आई तस्वीर में लोग चेहरे पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई। इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से जगह जगह लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील की गई। अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। कलम 144 लागू झालेले असून लेकिन लोगों ने इस अपील की एक बार फिर अनदेखी की और मंडियों में उमड़ पड़े। राज्य के कई दूसरे इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना संकट की